अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। आप सब सर को जानते हैं, उनके चैनल्स पे भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। आरजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के साथ बात करने का मौका मिला। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। आते के साथ ही आपके जोक शुरू हो जाते हैं। हरिमोहन जी, आज आपके यहाँ जो खबर चली है वो आपके यहाँ इतनी वो न्यूज नहीं चल रही जितनी हमारे यहाँ चल रही है। हमारे टीवी पे ठका ठक गौतम अडानी जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि जी उन्होंने फ्रॉड किया है और अभी तक वो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर जो है उसका लॉस भी उनको हो चुका है और उनके ऊपर केस चलेगा और अमेरिका ने ये केस बनाया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ये सब क्या चल रहा है आपके यहाँ? और ये भी कि जी मोदी जी के बहुत ये क्लोज हैं, इसलिए भी इनको टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो आपके यहाँ तो ईद मना रहे होंगे, अदानी के 12 बिलियन डॉलर गए। भंगड़े भंगड़े पा रहे जी, भंगड़े पा रहे। अच्छा, ये वो जो वॉल्यूम दिखा 12 बिलियन डॉलर का, इसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि इसमें से पाकिस्तान को कुछ मिला? अरे नहीं नहीं, हमें कोई ना खुशी है ना दुख है, हम तो खबर के तौर पे ले रहे हैं नहीं, आप। अभी तो आप कह रहे थे ना भंगड़े पा रहे हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछ रहा था उस भंगड़े पाने के पीछे 12 बिलियन डॉलर, आप एक एक बिलियन डॉलर मांगते फिरते हैं पाकिस्तानी। उन्हें 12 बिलियन डॉलर का लॉस सुबह से अब तक हो गया और अभी तक उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़े होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछले वाला जो लॉस था वो तो अप्रोक्सीमेट 50 या 100 बिलियन डॉलर के आसपास का था। फिर रिकवर कर गया। बिजनेस है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन हाँ, आरसू जी, इतना पक्का है, आप लोग बिजनेस की लैंग्वेज समझते नहीं है। अच्छा, वैसे अडानी जी के बारे में एक बात बता दूं। अडानी साहब जो हैं वो एक जैन कम्युनिटी से आते हैं, जो हमारे यहाँ माइक्रो माइनॉरिटी है। माइक्रो नहीं कहेंगे तो कम से कम एक क्वाइट अ स्मॉल माइनॉरिटी है, जो कुछ लाख के आसपास है और इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी के टॉप पे बैठे हुए होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए हमारे यहाँ माइनॉरिटीज का कितना बुरा हाल है। हम ये मानते हैं कि अडानी साहब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। काश ये दो चार माइनॉरिटीज आपके यहाँ होते तो काश पाकिस्तान को भी बिलियन बिलियन डॉलर ना मांगना पड़ता। खैर, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है, अडानी का केस है क्या। हमारे यहाँ ग्रीन एनर्जी और दूसरी एनर्जीज के मामले में पावर प्लांट्स लगने हैं और एक नया ट्रेंड चला है कि हम अपनी एनर्जी प्रोडक्शन खुद करेंगे। सोलर पावर प्लांट से लेकर ग्रीन एनर्जी प्लांट तक लगाए जाएंगे। अब लगाए जाएंगे तो उन्होंने क्या काम किया कि अभी मामला ये है कि इंडियन गवर्नमेंट्स में टेंडर लेने के लिए टेंडर आपकी भरे आवाज नहीं आ रही उनके जी। लिए। आप रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज क्यों ब्रेक हुई थी बीच में। अडानी, हाँ, वो भी टेंडर्स इंडिया के अंदर भरने थे, वो भरे और उन्हें वो टेंडर्स मिल गए। उन टेंडर्स को पूरा करने के लिए अडानी साहब ने पूरी दुनिया के अंदर कहा कि भाई मेरे को ये टेंडर मिल गए हैं, आप लोग अगर चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करो। तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स दौड़े दौड़े आए अडानी जी के पास और 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया कि अडानी साहब, आप ये पैसे कमाओगे तो कुछ हमारे पैसे लगा लो, हमें भी फायदा हो जाएगा। अब आप प्रोजेक्ट को समझिए। यहाँ पर इंडिया में प्रोजेक्ट शुरू होना था। इंडिया के ट्रेडर को, इंडिया का एक बिजनेसमैन है, उसे वो मिल गया। इंडिया के बिजनेसमैन ने दुनिया से बिड मांगी और ये कहा कि देखो, मेरे को ये टेंडर मिल गया है, मुझे पैसे दे दो। अमेरिका वाले भागते हुए आते हैं, 3 बिलियन डॉलर दे के कहते हैं कि अडानी साहब, आप ये हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट करो। अब अडानी साहब ने इन्वेस्टमेंट कर ली, सारा काम हो गए। अब अमेरिका ने इन अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है, एलिगेशन लगाया है उन्हीं का एक जो रेगुलेटर होता है उसने, कि अडानी जी ने 257 मिलियन डॉलर, मिलियन सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारे यहाँ इतनी ब्राइब के ऊपर एलिगेशन भी इतने ब्राइब के लगते हैं। 257 मिलियन डॉलर के जो ब्राइब है वो हमारे अलग अलग ऑफिशियल्स को बांटी है। यानी प्रोजेक्ट कहाँ है? इंडिया में। ब्राइब कहाँ दी गई? इंडिया में। पहली बात, दी गई नहीं दी गई उसका कोई प्रूफ अमेरिका के पास नहीं है। ये समझिए कि उसका कोई प्रूफ किसी तरीके का अमेरिका के पास नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, अमेरिका कह रहा है कि ये प्रूफ, ये ब्राइब इतनी दी गई है इंडियन ऑफिशियल्स को, और इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दी गई है। तो एक कानून है उनके यहाँ कि फॉरेन कंट्री में भी अगर कोई ब्राइब दी जाती है तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा, इसी में अमेरिका का दोगलापन देखिए कितना जबरदस्त है कि अमेरिका अपनी कंट्री में ब्राइब के को
लाइजनिंग का नाम देता है और 10% तक लाइजनिंग फीस अलाउड है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी दी जा सकती है और किसी को भी। इससे अंदाजा लगा कर देखिए कि जब कोई भी वेपन इंडस्ट्री वाली कंपनी आर्मी को कोई वेपन बेचना चाहती है तो वो ऑफिशियली 10% जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसका 10% लाइजनिंग के नाम पर अलग अलग ऑफिसर्स को बांट देती है। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, उनके वहां वही चीज लाइजनिंग जिसे वो कह रहे हैं वो ब्राइब ही है जो लीगलाइज्ड है। हमारे यहाँ वो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो अब ऑब्वियस सी बात है उसे ब्राइब कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने ब्राइब दी ही दी है, इसका कोई प्रूफ अमेरिका के पास नहीं। फिर भी ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि अडानी ने ब्राइब दी। अच्छा, उसके बाद मजे की बात सुनिए। मजे की बात ये कि जून 2021 से 2022 के आसपास का ये मामला है, तो इसमें जो ब्राइब दी गई है इसमें एक और मजेदारी वाली बात ये कि इसमें जिस जिस गवर्नमेंट को ब्राइब, अच्छा जैसे ये खबर आई राहुल गांधी दौड़ते हुए और कहता ओ जी अडानी ने जी पैसा खाला दिया और लूट लिया और मोदी के बंदे ने लूट लिया, मोदी की इसकी मिली भगत है, एक है तो सेफ है, पैसे खा रहे हैं और सब चीजें। अब जी पूरी रिपोर्ट पढ़ी गई तो 50वें पन्ने पर 50th नंबर पेज पर क्या है, उसमें साफ लिखा गया है कि जहां जहां पर अडानी को प्रोजेक्ट्स मिले हैं उनमें एक तमिलनाडु है, एक आंध्र प्रदेश है, एक उड़ीसा है, एक छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मजे की बात ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तमिलनाडु में कांग्रेस की फ्रेंड सर्कल फ्रेंडली गवर्नमेंट डीएमके थी, आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर रेड्डी की गवर्नमेंट थी और उड़ीसा के अंदर भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, नवीन पटनायक की गवर्नमेंट। अब मुझे ये बताइए, अगर मोदी का दोस्त इन स्टेट्स में जाकर प्रोजेक्ट्स लगा लेता है, ले लेता है और ब्राइब उन स्टेट्स में दे रहा है, पहली बात तो दिया नहीं दिया इसके पास किसी के पास सब कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी ब्राइब दे देता है, तो उसमें क्या मोदी जी ने फोन किया होगा कि भाई ये अडानी जो है ना ये तुम्हें ब्राइब देगा, वो ब्राइब ले लो और इसको प्रोजेक्ट दे दो क्या? या फिर वो स्टेट्स जो छत्तीसगढ़ तो कोर कांग्रेसी स्टेट होता था, उस छत्तीसगढ़ के अंदर क्या वो स्टेट मोदी को अपोज नहीं कर सकते थे, या वो स्टेट मोदी को ये कह या फिर वो किसी प्रो कांग्रेसी बिजनेसमैन को टेंडर नहीं दे सकते थे? अच्छा, ये दोगलापन यहाँ इंडिया में खूब चलता है। राजस्थान में भी अगर आप देखोगे कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तो 40,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स अडानी की तरफ से किए गए। कर्नाटका के अंदर अडानी की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो केरला जो है वो अडानी के पास बैठा हुआ घूमता है कि जी कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट करवा दो। उसी तरीके से तमिलनाडु जो है वो अडानी को ढूंढ रहा होता है। अच्छा, मजे की बात, एक शुरू में क्या होता था, अडानी अंबानी दो के नाम लिए जाते थे, पिछले कुछ दिन से अंबानी साहब का नाम लेना बंद हो गया है और सिर्फ अडानी का नाम है। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी ने अंबानी को क्लीन चिट दे दी है, या फिर यूं कहें कि कोई ऐसा ऑफर दे दिया कि राहुल जी प्लीज मेरा नाम मत लिया करो, बताओ क्या चाहिए। तो राहुल जी ने कुछ बता दिया होगा तो वो पैसे पहुंचने शुरू हो गए और मामला सेटल हो गया। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए। ठीक है, अब एक पार्ट तो इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट मैंने आपको बता दिया कि राहुल गांधी किस तरीके से मामले को कर रहा है। अब इसके बाद यानी इंडिया वाला पार्ट समझ में आ गया। अब सवाल ये है अमेरिका क्यों परेशान हो रहा है, तो मैं कुछ टाइमिंग के ऊपर भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। डेट को बड़ा इंपॉर्टेंट देखा गया है। डेट क्या है? डेट ये है कि कल महाराष्ट्र और झारखंड में और यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए। इलेक्शन के अंदर बम्पर वोटिंग हुई, फर्स्ट क्लास लेवल पर इलेक्शंस निपट गए। अब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, यानी परसों रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग पैटर्न को देख के ये अंदाजा हो गया है कि यहां जैसे हरियाणा के अंदर जलेबी का जो मामला था राहुल गांधी का, वो पिटा और बुरी तरह पिटा, यहां पर राहुल गांधी फिर दोबारा से पिटाई खाने वाले हैं, या यूं कहें कि धुनाई होने वाली है, या यूं कहें वोटर्स ने इनको आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया है। और जितने एग्जिट पोल्स इस तरीके तरफ दिखा रहे हैं और जो वोटिंग पैटर्न बता रहा है, बम्पर वोटिंग हुई है और जो वोटिंग पैटर्न बता रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई मामला बहुत, जिसे कहते हैं, कांग्रेस के लिए गंभीर है। कांग्रेस उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी और बुरी तरीके से हारने वाली है। ऐसे में जब कांग्रेस हारने वाली है तो एक बॉम्ब ब्लास्ट भी तो किया जाए।
अब कुछ ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट इन द सेंस कुछ ब्लास्टिंग सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया जाए कि भाई एक्सक्लूसिव, और वो एक्सक्लूसिव कल बम्पर वोटिंग हुई आज, और राहुल गांधी को कहा कि 3-4 दिन तक इसको जम के उछाल। तो प्रॉब्लम ये है कि 23 तारीख को राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पे दोबारा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि 23 तारीख को जा रहे हैं, मिलने जा रहे होंगे किसी से। अब 54-55 साल का बंदा बेचारा, शादी हो नहीं रखी और पैसा भर के है, भरमार है, तो वो कहीं तो जाता ही होगा। कभी वो बैंकॉक ट्रिप मनाने चले जाते हैं, तो कभी यूरोप चले जाते हैं, कभी अमेरिका, और बड़े नहीं, शादी तो अभी निकल आई थी उनकी, 2 बच्चे भी निकल आए थे, नहीं? मान लेगा तो हम मान लेंगे, नहीं मानेगा तो कुंवारा सांड है, क्या दिक्कत है, हु केयर्स। अब कुंवारा सांड है तो इसका मतलब थोड़ा बूढ़ा नहीं होगा। और सांड है तो भैया खुराक भी चाहिए, तो खुराक चाहिए तो कहीं तो जाके मुंह मारेगा। अब इंडिया के अंदर पकड़ा जाएगा तो कहीं और जा रहा है। अगर तो वो बीवी है तो मान लेते हैं, नहीं है तो मान लेते हैं। हम तो जो राहुल जी कहेंगे वो हम कह लेंगे, मान लेंगे, ठीक है, बताएं तो सही। अब वो बताते ही तो नहीं, प्रॉब्लम ये है क्या। अब 23 तारीख को जाने वाले, और इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अब जाना भी जरूरी है और मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है, तो भाई हैंडल कैसे किया जाए। तो अभी उसको ब्लास्ट कर दिया बस। समझ, प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को बीजेपी के स्टेट्स का नाम देना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है वो बीजेपी वाले स्टेट्स का नाम नहीं दे पाए, और उस नाम को अगर दे देते तो शायद मोदी के ऊपर एलिगेशन जो थे वो हमें एक बार लगता भी, यार सब कुछ ही इनको दे दिया। अब मोदी जी को मतलब बीजेपी स्टेट्स थे नहीं, बीजेपी का स्टेट्स का नाम नहीं है, सारी की सारी खबर जो है वो अमेरिका मतलब जो नॉन बीजेपी स्टेट्स या कांग्रेस वाले स्टेट्स की है। तो इसका मतलब जो सेटिंग अगर होगी भी तो कांग्रेस के साथ होगी, बीजेपी के साथ तो नहीं होगी। अब यहाँ पर अमेरिका का दाव जो था वो राहुल गांधी को सपोर्ट करने का, वो फेल हो गया। लेकिन अब इसकी रूट्स को अमेरिका में ढूंढते कि अमेरिका में ऐसा ही क्यों, और सबसे बड़ी बात अडानी ही क्यों। एक क्वेश्चन ये भी है, हाँ। अडानी ही, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए दुनिया में अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है वो बिलियनियर्स का चल रहा है, और दुनिया में टॉप मोस्ट बिलियनियर्स जो हैं वो अगर आप देखेंगे उनमें से एक अडानी और एक अंबानी है। अच्छा, मजे की बात यह है, दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर अगर कोई बनने जा रहा है तो वो एलन मस्क है। ऐसा अज्यूम किया गया है कि जो ग्रोथ रेट एलन मस्क की है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेट 2025 के आसपास तक बिलियनियर की लिस्ट, मतलब सबसे बड़ा ट्रिलियनियर जो है वो एलन मस्क होगा। लेकिन दूसरा ट्रिलियनियर जो है वो 27-28 के आसपास तक अडानी बनेंगे। इंडिया का एक दुखी माइनॉरिटी का बंदा इंडिया के अंदर ही रहकर दुनिया में बिजनेस करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रिलियनियर बनने जा रहा है। इसका मतलब दुनिया का जो एक बड़ा अमाउंट डीप स्टेट से लेकर अलग अलग जगह पर है, उन्हीं के बराबर हमारे पास भी एक ऐसा बिलियनियर खड़ा हुआ है जो कम से कम इंडिया के लिए लड़ रहा है या इंडिया की आवाज बनकर आगे बढ़ रहा है। आरजू जी, इस दुनिया को अगर आप थोड़े से मॉडर्न पर्सपेक्टिव में समझें तो लड़ाइयां फ्रंट पर नहीं लड़ी जाती जहां सैनिक हथियार लेके एक दूसरे की गर्दन काटते हैं। जो बिजनेस कंट्रीज हैं, जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, आपका कंट्री जो मिडिवियल स्टेज के अंदर से थोड़ा सा आगे है और मॉडर्न स्टेट में कंप्लीट नहीं बन पाया है, यानी ये प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड वाला कंट्री बनकर रह गया पाकिस्तान। इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। मॉडर्न कंट्रीज के अंदर जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो कंट्री के लिए कॉम्पिटिट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अगर आप इन्हें उठाकर देखते हैं तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो हमारे मॉडर्न वॉरियर्स हैं, जो अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर दुनिया के दूसरी कंट्रीज से लड़ते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं और इंडिया के इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। पहले बिजनेसमैन का काम होता था सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना। आज के दिन बिजनेसमैन का काम है अपनी कंट्री के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाना। उसमें अगर गूगल, इंस्टा, फेसबुक से लेकर जितना भी इंटरनेट है, अगर या टेक कंपनीज हैं, उन्हें उठाकर अगर आप देखोगे, जो बिग टेक्स हैं, तो ये सारे के सारे अमेरिकन इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ओप्पो, वीवो से लेकर जितने भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या पोर्ट डेवलपमेंट कंपनियां हैं जो चाइना की तरफ से काम कर रही हैं, वो चाइना के इंटरेस्ट्स को बढ़ा रही हैं। यही अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और जितने भी हैं,
आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। तो जी। ये लोग ये इंडियन वॉरियर, ये इंडिया जो है मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब असलियत में हो क्या रहा है इसे ऐसे देखिए जियो पॉलिटिकल सिनारियो में कि ट्रंप ने जब चाइना से लड़ना था तो ट्रंप ने चाइना के ऊपर मिसाइलें नहीं मारी। ट्रंप ने चाइना की कंपनीज को बैन करना शुरू किया, हुआवे, ZTC से लेकर बहुत सारे। चाइना ने भी अमेरिका से जब लड़ना था तो चाइना ने अमेरिका को बैन नहीं किया, मिसाइलें नहीं मारी। क्या किया? चाइना ने टेस्ला जैसी कंपनी की गर्दन तोड़ दी। एप्पल से और सैमसंग वगैरह जो भी दूसरी कंपनीज थी अमेरिका या अमेरिका के अलाइड कंट्रीज की, उन सबकी टेक्नोलॉजी चोरी करके उन सबके पैरेलली अपनी कंपनीज खड़ी कर दी। ओप्पो, वीवो, कॉम, ZTC, Xiaomi से लेकर जितनी भी कंपनियां खड़ी कर लिया। हो क्या रहा है, ये अमेरिका और चाइना तो लड़ ही रहे हैं, साथ में ये कंपनियां लड़ रही। अब इसी लड़ाई में हर देश अपनी अपनी कंपनियों को सपोर्ट करके दुनिया में आगे बढ़ा रहा है मामले को। जैसे अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे तो अफ्रीका के अंदर इंटरनेट के मामले में या तो चाइनीज कंपनीज है या इंडियन कंपनीज है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आगे जो है वो एयरटेल है और दूसरी कंपनी जो सबसे ज्यादा आगे है वो है क्या नाम है, जियो। इन दोनों ने चाइनीज कंपनीज को साइड में कर रखा है। इसी तरीके से टू व्हीलर बाइक कंपनीज जो थी वो भी अफ्रीका के अंदर इंडिया और चाइना लड़ रही हैं। जापानीज बाइक्स आ रही थी, वो महंगी थी। यूरोप वाली तो भूल ही जाओ, हार्ले डेविसन वगैरह, वो तो अफ्रीकन कंट्री के अंदर चलेगी। और चाइना की बाइक्स ऐसी थी जो बहुत सस्ती थी, लेकिन उनका स्पेयर पार्ट से लेकर कुछ भी नहीं था। इंडियंस पहुंचे, चाइना से थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन पूरी अफ्रीकन मार्केट में तूफान मचा दिया। हमारे यहाँ 100 cc की एक हीरो कुक नाम की गाड़ी आती है, स्प्लेंडर और हीरो। हमें डाटा मिला कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है, अप्रोक्सीमेट वो 1 करोड़ के आसपास बिक जाती है। आई गॉट शॉक्ड, मैंने कहा इंडिया में तो कोई खरीदता ही नहीं। जब डाटा पढ़ा तो सारे के सारे अफ्रीकन वही खरीद रहे हैं। इसे मतलब भाई ये वॉरियर हो गए ना, तो वहां की इकोनॉमी के अंदर पेनिट्रेट करने से लेकर हर चीज में काम यही लोग करते हैं, यही काम अडानी। अब ये सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि असलियत में अगर आप देखेंगे तो जियो कंपनी या अंबानीज जो है ना वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में आगे नहीं। जैसे अडानी को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले वो पोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। हैफा पोर्ट से लेकर पर्ट्यूज पोर्ट्स जो ग्रीस के अंदर है, इटली के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, ओमान के अंदर है, ये सारे पोर्ट्स कौन डेवलप कर रहा है? अडानी डेवलप। अच्छा, सबसे बड़ी बात 10 मीटर डीप या 10 मीटर या उससे डीप पोर्ट तिरुवनंतपुरम में के अंदर चाइना को केरला के अंदर कौन डेवलप कर रहा है? अडानी जी डेवलप कर रहे हैं। आप ये सोचिए अगर वो पोर्ट बन जाता है तो चाइना का हम्बन टोटा जो पहले ही बंद है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। कोलंबो से लेकर सिंगापुर पोर्ट तक जीरो हो जाए अगर तिरुवनंतपुरम या केरला के अंदर पोर्ट बन जाए। तो एक ऐसा आदमी जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ा रहा है और दुनिया में सबसे अच्छा और सस्ता काम करके दे, तो वो दुश्मन तो हो गई है। हाँ, इसमें अब आप मुझे ये बताइए, शोर मच रहा है कि मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी। आरजू जी, आपके बिजनेसमैन को पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कहाँ है आपका? एक कंट्री की गवर्नमेंट माँ बाप की तरह है, ठीक है। और कंट्री के जो लड़के हैं, मतलब कंट्री की जो बिजनेसमैन है, वो असलियत में वो कंट्री के कमाऊ पूत, समझते हैं आप, जो कमाने वाला लड़का होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कमाऊ पूत है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें बुराई क्या है कि अगर कोई कमाऊ पूत जो है, कमाऊ लड़का जो है, वो उसको अपनी कंट्री सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो जो कमा के लेके आ रहे हैं, वो जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, उसी टैक्सेस से तो हमारे देश के बहुत सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। भाई अडानी जो है वो अगर हमारे इससे अंदाजा लगाइए, हमारा जो नेट डायरेक्ट टैक्स है उसका अप्रोक्सीमेट 70 या 90% जो है वो सिर्फ 90 या 100 लोग हैं वही देते हैं। इससे अंदाजा लगाइए हमारा जो डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा होता है वो सिर्फ 100 लोग पूरी कंट्री के डायरेक्ट टैक्स का 90% दे देते हैं। अब मुझे अंदाजा लगाकर ये बताइए, क्या उन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? आप कुछ कर थोड़ा ना लेंगे, कल को वो कहेगा यार यहाँ बिजनेस एनवायरमेंट नहीं है, मैं जो हूँ ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले।
ले लेगा वो ब्रिटेन की सिटीजनशिप, फिर आप क्या कर लोगे भाई? जिस टाइम पर कोविड आया था, अडार पूना वाला जिस तरीके से पूरी की पूरी कंट्री की जो वैक्सीन थी वो प्रोड्यूस करने पर लगा हुआ था और सब कुछ उसने झोंक दिया था उसके अंदर, उसके बाद भी गालियां बक रहे हैं कि मोदी ने उसको 8,000 करोड़ रुपए दे दिए। अरे 8,000 करोड़ रुपए के चक्कर के अंदर उसने फाइजर जैसी कंपनियों के प्रॉफिट को कितना कम कर दिया, ये बताओ ना। और वहां इंडिया की जो वैक्सीन पूरी दुनिया के अंदर गई, उसने इंडिया के 8,000 करोड़ रुपए जो मोदी ने दिए, उसके बदले में टैक्स कितना कलेक्ट हुआ? मेरे ख्याल से 28 या 30,000 करोड़ रुपीज का तो सिर्फ वैक्सीन का टैक्स आया था, जो एक वैक्सीन हमने भेजी थी। यानी नुकसान कहाँ हुआ? लेकिन नहीं, लोगों को आदत होती है शोर मचाने। अब आ जाते हैं बिल्कुल। अमेरिका। अमेरिका को अडानी से ही नफरत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अडानी एक ऐसा पर्सनैलिटी है, या अडानी की कंपनियां वो हैं जो अमेरिकन कंपनीज के सामने उसी की लैंग्वेज में बल्कि उससे बेटर डोमिनेटिंग सिचुएशन में उसको पीछे हटा रही है। यहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जब अडानी खड़ा होता है तो अमेरिकन कंपनीज को बैकवर्ड पे आना पड़ता है। तो ऐसे में अभी भी क्या है ना कि यूरोपियंस के पास एक चीज सबसे अच्छी है, और वो है नैरेटिव। हम और आप जो है वो लोकल लैंग्वेज में करके कुछ ना कुछ नैरेटिव डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दुनिया के नैरेटिव के ऊपर आज भी वेस्टर्न कंट्रीज का कब्जा, वेस्टर्न पावर्स का। असलियत में एक रिपोर्ट अमेरिका में छपती है, गलत है सही है वो पता है, लेकिन उस रिपोर्ट का इंपैक्ट ऐसा होता है कि वो डैमेज अगर अमेरिका चाहता है उस रिपोर्ट से करना, तो वो डैमेज करके अपना बिजनेस करके बाहर निकाल जाता है और 20 साल बाद उसका कुछ रिटर्न आता है। जैसे डॉक्टर फाउची, अमेरिका के ही डॉक्टर फाउची जो थे, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के नाम पे जो मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, उसकी आज के दिन भी अगर प्रोफाइल उठाकर देखें तो कंट्रोवर्शियल है। लेकिन क्योंकि वो अमेरिकन है, क्योंकि गोरी चमड़ी है, अंग्रेजी बोलता हुआ है, और उसके पीछे एक नैरेटिव क्रिएट करने वाली एक पूरी की पूरी वो गवर्नमेंट है या पूरे पूरे सिस्टम है, वहां असलियत में वो वैसा नैरेटिव क्रिएट करके निकल गए और उसका इंपैक्ट होता है। हम जैसे हमारे और आप जैसे उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, हम एक बात है, अडानी के ऊपर पहली बार ऐसा अटैक हुआ है, हिंडनबर्ग वाला मामला उठाकर देखिए। हिंडन खुद फ्रॉड है, हिंडनबर्ग अपने आप में फ्रॉड कंपनी है। वो क्या करता है, एक बात बताइए आरजू जी, उसने एक रिपोर्ट बनाई, उसने रिपोर्ट बनाई कि भाई अडानी की कंपनी के अंदर एक गड़बड़ है। अगर वो ईमानदार है तो उस रिपोर्ट को, अडानी की कंपनी की उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दे, लेकिन ना, पहले वो रिपोर्ट क्या करेगा, मतलब हिंडन वो आपको बेचेगा कि हरिमोहन जी आपकी कंपनी, हरिमोहन की कंपनी में ये गड़बड़ी है, मैं जब ये रिपोर्ट जारी करूं उससे पहले एक काम करो, जितना पैसा आप अडानी की कंपनी में लगा के शेयर खरीद सकते हो खरीद लो, फ्यूचर ट्रेडिंग के पैसे, मतलब शेयर अभी खरीद लो, पैसे 6 महीने बाद देंगे। मतलब अभी शेयर खरीदा है 10,000 रुपए में और 10,000 रुपए की गारंटी है, अब शेयर जो है वो आपने खरीद लिया, अब आपने वो शेयर खरीद के बेच दिए, लेकिन वो कंपनी ने क्या किया, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई वो शेयर हो गया 2,000 रुपए, आपने पर शेयर 8,000 रुपए। अब उस प्रॉफिट में से एक प्रॉफिट हिंडनबर्ग का, यानी अडानी को नुकसान पहुंचा के हिंडनबर्ग को मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए। तो यार वो रिपोर्ट जो है वो झूठी भी तो हो सकती है, क्योंकि उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए। लेकिन यार इससे ये तो पता लगता है कि जब किसी को हिट किया जाता है या किसी के खिलाफ जाया जाता है तो डेफिनेटली वो इंसान ऐसा होता है जो सक्सेसफुल होता है, और उसकी सक्सेस ही जो है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही होती, तो exactly. फिर उसके खिलाफ काम शुरू कर देते हैं। हाँ, असलियत में अडानी को गिराने के पीछे का लॉजिक ही ये है, और ये बात जॉर्ज सोरोस जैसों के मुंह से निकल भी गई एक बार। जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई तो जॉर्ज सोरोस कहता है कि इस रिपोर्ट ने जितना ज्यादा अडानी को हैम्पर किया है, उससे मोदी की पॉलिटिक्स को असर होगा। बिल्कुल, पोल खुल गई, वो कंट्रोल कर नहीं पाया, और वहीं से जो है सिचुएशन जो है वो समझ में आ गई कि वो कहता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में मोदी नहीं फिट बैठ रहा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इंडियन डेमोक्रेसी की चिंता जॉर्ज सोरोस जैसे बिजनेसमैन को क्यों हो रही है, जिससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी वजह से लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं, कहते यार मैं बिजनेस, मुझे प्रॉफिट कमाना है, और जो बर्बाद होते हैं उनके रोटी पानी के लिए मैं कुछ डॉलर
डोनेट कर देता हूँ, वो उसमें काम चला, लेकिन मैं तो बिजनेसमैन हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अब ऐसा आदमी जो इतनी बेशर्मी के साथ लोगों को बर्बाद होने के बाद भी एंजॉय कर रहा है, शॉर्ट सेलर है, वो बंदा अगर कह रहा है कि इंडिया में मोदी जो है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इसका मतलब वो ऐसी डेमोक्रेसी चाहता है जिससे वो इंडिया को लूट के खा जाए। भैया हम तो नहीं, नुकसान हुआ है, और ये जो अभी भी नुकसान इतना बड़ा, ठीक है 20% शेयर गिरे हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि बिल्कुल ही डब्बा गोल हो जाएगा, अभी थोड़े टाइम बाद पता लगा उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ खैर बिजनेस में तो ये अप डाउन चलता आते हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि किस तरह से इस चीज को आपकी गवर्नमेंट भी और साथ साथ गौतम अडानी भी इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन ही किया। इज हैबिचुअल, वो कर जाएगा, हैबिचुअल है। और बिल्कुल मैं हो तो यही जाना कहूंगा, चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि यही एक बढ़िया टाइम है, जो भाई के शेयर 20% गिरे हुए हैं, अब भर भर के खरीदो। तुम्हारे पास अगर 20 लाख रुपए तो लगाओ अडानी के शेयर्स में जो 20% गिरा हुआ है। लेकिन मैं तो ये ठीक है, कहूंगी कि अडानी साहब को चाहिए कि 2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे दें और हमारा आशीर्वाद लें, आइंदा इस तरह के प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। काश आप जिस फिलोसफी को मानते हैं उसमें आशीर्वाद नाम का शब्द होता। होता है बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। आशीर्वाद नहीं होता वो। और होता वो जो है। आशीर्वाद या दुआएं हैं वो एक काफिर को तो वैसे भी नहीं मिल सकती, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी क्यों ना हुआ, फिर तो हम आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं, हम ये सब चीजें नहीं मानते, ये सबको मिल सकते हैं। आप नहीं आरजू जी, अगर आप नहीं मानते तो आपको बहुत सारा जो कंसेप्ट है वो नहीं मानना होगा, और ऐसे में फिर आप फंसेंगे। अगर आप दुआएं देना चाहते हैं तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि वो दुआएं काफिर को भी लग सकती हैं, और जैसे ही आप ये कहेंगे कि वो दुआएं काफिर को भी लग सकती हैं, उसी टाइम आपके बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा और आप खुद ही जवाब देते हुए बन जाएंगे। तो तो इसलिए सर ये अच्छा जो है, हाथ फैला फैला के जब बददुआएं देते हैं, तो अगर बददुआएं लग सकती हैं तो फिर दुआएं भी लग सकती हैं, वरना तो बददुआएं भी नहीं लगनी चाहिए। मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि बददुआएं लग सकती हैं तो दुआएं भी लग सकती हैं, लेकिन मैं इस बहस में इसको जरूर मानता हूं कि क्योंकि मैं काफिर हूं तो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली दुआ मुझे नहीं लगेगी, एज पर मौलाना। तो क्योंकि कोई पैसा है, दो चार कुछ वो डॉलर वॉलर इधर उधर गिर भी रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर ये कहे कि हम दुआएं देंगे तो माफ कीजिएगा, दुआएं नहीं लगती। तो कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे से आगे कोई कह रहा होता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो मैं मजाक मजाक में पूछ भी लेता हूँ कि ठीक है यार मैं तेरे को दे तो दूंगा, लेकिन क्या अल्लाह की दुआ मुझे लगेगी? हाँ साहब लगेगी। मैंने कहा मैं तो हिंदू हूँ। चुपचाप कई बार निकल लेते हैं, जिसको समझ में आ जाता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तो कईयों को कहता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं खैर ऐसा मैं ऐसा नहीं सोचती, लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। और ये आज इस वक्त सबसे बड़ी खबर शायद इस वक्त यही चल रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।